बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली विधानसभा में आज पेश नहीं होगा बजट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली का बजट आज पेश होना था, लेकिन बजट आज पेश नहीं होगा। तो बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा में आज पेश नहीं होगा बजट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बजट को मंजूरी नहीं दी है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान कम है, ऐसा कहा जा रहा है, और बजट में एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली विधानसभा में आज बजट पेश होना था दिल्ली का, लेकिन वो बजट पेश नहीं होगा। और कहा ऐसा जा रहा है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ के ऊपर कम जो बजट था वो रखा गया था, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एडवर्टीजमेंट में ज्यादा पैसे रखे गए थे। विज्ञापन के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि विज्ञापन के बजट में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, उसके बावजूद भी इस बजट को गृह मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल रही है। तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि केंद्र सरकार बजट को पास नहीं होने देना चाहती। विज्ञापन के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, हेल्थ पे जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना इस बजट में प्रावधान नहीं रखा गया है। साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट पर यानी कि विज्ञापनों पर ज्यादा खर्चा किया जा रहा है, और इसकी वजह से इसे हरी झंडी नहीं मिल सकती। आम आदमी पार्टी वही आरोप लगा रही है कि बजट तो जैसा पहले था एडवर्टीजमेंट का उतना ही है, लेकिन इसके बावजूद भी बजट को पास हरी झंडी नहीं दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। और ऐसे में आज दिल्ली सरकार का जो बजट पेश होना था वो बजट पेश नहीं होगा। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। शराब नीति केस में सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिसोदिया की कस्टडी 14 दिन के लिए बढ़ गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह पेशी हुई थी। मनीष सिसोदिया शराब नीति केस में सीबीआई और ईडी से इस कदर घिरे हुए हैं कि उन्हें न्यायिक हिरासत से राहत नहीं मिल रही थी। 20 मार्च को फिर उनकी कस्टडी की अवधि को बढ़ा दिया गया। दरअसल सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर 20 मार्च को मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान दिल्ली कोर्ट में मनीष सिसोदिया की कस्टडी को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। अब वो 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सीबीआई का कहना है कि जांच अभी जारी है और अहम मोड़ पर है। इस दौरान स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने 3 अप्रैल तक कस्टडी बढ़ाने की बात कही है। सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 21 मार्च यानी कि आज होगी। तो वहीं कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पूछताछ के दौरान उनसे सिर्फ पिछले 7 दिनों से आधा घंटा ही पूछताछ की गई है। तो शराब नीति केस में लगातार मुश्किलों में गिरते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। 20 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई थी। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम आवास पर गुजरात के सभी सांसदों की आज बैठक होने जा रही है। शाम 6:30 बजे ये बैठक होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीएम आवास पर गुजरात के सभी सांसदों की बैठक होने जा रही है। शाम को 6:30 बजे ये बैठक होगी। बैठक में कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। मिशन 2024 को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। आज शाम 6:30 बजे पीएम आवास में गुजरात के सभी सांसदों की पीएम मोदी के साथ बैठक होगी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीआर पाटिल भी मौजूद रहेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। तो बीजेपी की एक बहुत ही अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीआर पाटिल जो कि वरिष्ठ नेता हैं, ये सब बैठक में शामिल होंगे। और गुजरात के जितने भी सांसद हैं सबको बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह बैठक होने जा रही है। गुजरात के सभी सांसदों को बैठक में बुलाया गया है, शिरकत करेंगे। मिशन 2024 की तैयारी जो है उसका रोड मैप तैयार किया जाएगा। गुजरात में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, किस तरीके से जो सांसद हैं वो सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचा सकते हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 6:30 बजे शाम को गुजरात के जो तमाम सांसद हैं वो दिल्ली में रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास में जाएंगे और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक होगी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, सीआर पाटिल भी मौजूद रहेंगे। चलिए बात करते हैं अब अमृतपाल सिंह की। किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है अमृतपाल सिंह की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं
किसी भी वक्त हो सकती है अमृतपाल की गिरफ्तारी। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। एयरपोर्ट से लेकर बॉर्डर तक नजर बनाए हुए है पुलिस। जगह जगह पुलिस का ऑपरेशन जारी है। प्रदेश में इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल के लिए बंद किया हुआ है। अमृतपाल सिंह के संगठन वारिस पंजाब देश संगठन पर प्रदेश पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। खबर यह है कि किसी भी वक्त अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। इसी बीच राज्य की सुरक्षा के लिए इंटरनेट सेवा पहले रविवार दोपहर 12 बजे तक के लिए बंद की गई थी। उसे अब 21 मार्च को दोपहर 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि आज भी 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। यानी अब प्रदेश में 21 मार्च को दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट बंद करने का यह फैसला पंजाब सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से लिया गया है। गृह विभाग और न्याय विभाग की ओर से जो 20 मार्च को जो आदेश जारी हुआ था, उसके अनुसार यह निर्देश दिया जाता है कि सभी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 2G, 3G, 4G, 5G, सभी SMS सेवाएं, बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली वॉइस कॉल के अलावा सभी डोंगल सेवाएं पंजाब में 20 मार्च से अब 21 मार्च 12 बजे तक बंद रहेंगी, ताकि कोई भी गड़बड़ी ना फैला सके, अफवाह ना फैला सके। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर किसी भी घटना से निपटने के लिए पूरे पंजाब में पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने प्रदेश के लोगों से पाकिस्तान से सोशल मीडिया के जरिए भेजी जा रही झूठी जानकारियों पर यकीन न करने की अपील की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसी भी वक्त अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो आज 12 बजे तक के लिए बाधित रहेंगी। तो अमृतपाल सिंह आखिर वारिस पंजाब दे का प्रमुख कैसे बना, वो दुबई में क्या करता था, ये सारी चीज हम आपको बताते हैं। इसकी आतंक कथा क्या है। अमृतपाल दुबई से भारत लौटा था। 2022 में वो भारत लौटा था। दुबई में पहले ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया करता था, उसके बाद अमृतपाल भारत लौटा। यह बताया जा रहा है और यह आरोप है कि ISI और खालिस्तान समर्थकों के इशारे पर वो दुबई से भारत आया था। बड़ा आरोप है अमृतपाल सिंह के ऊपर कि ISI और खालिस्तानी जो समर्थक है उनके इशारे पर वो दुबई से भारत आया। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयार किए जो इनपुट डोजियर में इन सारी बातों का दावा किया गया है। अगली बड़ी चीज हम आपको बता रहे हैं कि UAE में ISI से बने अमृतपाल के संबंध, जब अमृतपाल दुबई में रहता था तो वहां ISI के लोगों से इसके संबंध बने थे, ये संपर्क में आ गया था। अमृतपाल के फाइनेंसर कलसी को विदेशों से 35 करोड़ रुपए का फंड मिला। तो अमृतपाल का जो फाइनेंसर है वो ऑलरेडी उसको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उससे 35 करोड़ रुपए का फंड जो था वो मिला था, ऐसे आरोप है। उसके फोन से पाकिस्तान में भी बातचीत हुई। पुलिस मोबाइल की जांच कर रही है। दीप सिंह सिद्धू के बारे में आप जानते होंगे, वो वारिस पंजाब दे का प्रमुख था और जब दीप सिद्धू की मौत हो गई तो उसके बाद अमृतपाल सिंह जो था वो वारिस पंजाब दे का प्रमुख बन गया। तो ये भी बात है कि जो उसका फाइनेंसर था उसकी पाकिस्तान से बात होती थी। पुलिस मोबाइल की भी जांच कर रही है। कलसी का जो मोबाइल था उसकी जांच पुलिस कर रही है कि कितनी बार इसने पाकिस्तान में बात की और किन किन लोगों से इसकी बात हो सकती है पाकिस्तान में। दीप सिंह सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाब दे का प्रमुख बन गया अमृतपाल सिंह। और सबसे बड़ी बात यह कि इंटरनेट के जरिए लोगों को इसने संगठन से जोड़ा। और क्या कुछ किया अमृतपाल सिंह ने, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। इंटरनेट के जरिए लोगों को संगठन से जोड़ना शुरू किया अमृतपाल ने। नशा मुक्ति केंद्रों में ह्यूमन बॉम्ब तैयार किए, यह भी आरोप है अमृतपाल के ऊपर कि इसने नशा मुक्ति केंद्रों में जाकर वहां ह्यूमन बॉम्ब तैयार किए। मानव बम बनाने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश ये करने लगा था। नशा मुक्ति केंद्रों और गुरुद्वारे का इस्तेमाल हथियार जमा करने के लिए अमृतपाल ने किया। तो गंभीर आरोप अमृतपाल सिंह के ऊपर है और कभी भी अमृतपाल की गिरफ्तारी हो सकती है। तो मानव बम बनने के लिए इसने युवाओं का ब्रेन वॉश करना शुरू किया। नशा मुक्ति केंद्रों और गुरुद्वारे का इस्तेमाल हथियार जमा करने के लिए किया। युवकों को बहला फुसलाकर गन कल्चर की ओर धकेला। अमृतपाल आनंदपुर खालसा फोर्स नाम से अपना फोर्स बना रहा था। अमृतपाल के घर में AKF मार्क वाली जैकेट भी बरामद की गई है। अमृतपाल के घर और साथियों से बरामद हथियारों पर भी AKF लिखा मिला है। अमृतपाल के प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बर्बर खालसा इंटरनेशनल के हैंडलर होने का भी इनपुट है। तो तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। आनंदपुर खालसा फोर्स जिसका नाम है AKF, वो ये बना रहा था और अमृतपाल के घर से AKF मार्क वाली एक जैकेट भी बरामद हुई है। साथ ही साथ ये चाह रहा था कि एक नया संगठन ये तैयार कर दे AKF के नाम से, जिसके लिए तमाम काम कर रहा था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक के बेलगावी में राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अडानी के बहाने बीजेपी पर राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि यह देश किसी एक शख्स का नहीं, देश गरीबों और किसानों का है। इस दौरान राहुल के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। रैली में राहुल ने क्या कुछ कहा वो हम आपको बता रहे हैं।
7% जो बढ़ाने का वायदा है उसको एकदम सरकार को पूरा करना चाहिए। तो ये हमारा मैसेज है। हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के सब नेता एक साथ लड़ेंगे और ये जो चुनाव है ये कांग्रेस पार्टी स्वीप करके दिखाएगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी की सरकार 40% वाली सरकार है, कमीशन की सरकार है और कर्नाटका की जनता इस सरकार को हटाना चाहती है, परे करना चाहती है और गरीबों की, कमजोरों की, आम आदमी, छोटे व्यापारियों की सरकार बनाना चाहती है। मैंने कहा है, कर्नाटक के नेताओं से कहा है, कर्नाटक के चुनाव में जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हो मैं जाने को तैयार हूं। बीजेपी को हम मिलकर हराएंगे। भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को यहां चुनाव जिताएंगे। तो राहुल गांधी को आपने सुना। राहुल गांधी ने कहा कि जहां भी बीजेपी होगी और जहां भी उनकी जरूरत होगी वो वहां जाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। बात अब राजस्थान की करते हैं। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उदयपुर में G20 की अहम बैठक आज होने जा रही है। आर्थिक कार्य समूह की दूसरी बैठक आज होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उदयपुर में G20 की अहम बैठक है आज। G20 की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। G20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। G20 की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। G20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। उदयपुर में G20 की अहम बैठक आज होने जा रही है। आर्थिक कार्य समूह की दूसरी बैठक आज होने जा रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में G20 की बैठक हो रही है। अलग अलग बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। आज आर्थिक कार्य समूह की दूसरी बैठक है। बात तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि शारीरिक शिक्षा और खेल विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, युवा मंत्री उदयनिधि स्टालिन भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों को खेल को भी अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में खेल संस्कृति के विकास के लिए मोदी सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें राज्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में खेलों और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। भारत को खेलों की महाशक्ति बनाने पर जोर दिया जा रहा है। चाहे हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना हो या खेल प्रतियोगिताओं से पहले या बाद में उनसे मिलना हो। बीजेपी सरकार के सामने भारत में खेल संस्कृति का विकास हुआ है। बीजेपी सरकार के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो स्पोर्ट्स को लेकर है वो हुआ है, ऐसा कहना अनुराग ठाकुर का। खेलों का बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ है और खिलाड़ियों को मैदान से पोडियम तक ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम बातें अनुराग ठाकुर ने रखी। अगली बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां टेक्सास में स्कूल परिसर में गोली चल गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमेरिका से। अलिरगटन के टेक्सास में स्कूल परिसर में गोली चल गई। गोली लगने से एक छात्र की मौत हो गई और गोलीबारी में दूसरा छात्र जो था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शक के आधार पर संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमेरिका से, जहां टेक्सास में एक स्कूल में गोली चल गई, एक छात्र की मौत हो गई, दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर ली है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तो गोली लगने से एक छात्र की मौत हो गई है और गोलीबारी में दूसरा छात्र जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अगली बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ में मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश और ओलावृष्टि से फसल जो है वो खराब हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर भारत में मौसम ने करवट ली, लखनऊ में मौसम का मिजाज बदल गया और उसके बाद ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। फसल बर्बाद होने से किसान परेशान हैं। बारिश से आम के बौर भी जो है, आम की जो बौर है वो भी खराब हो गई है। तो
बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, बारिश से आम के बौर भी खराब हो गई हैं। बारिश और ओलावृष्टि से जो फसल थी वो खराब हो गई, जिससे किसानों की दिक्कतें जो है वो बढ़ गई। उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो अचानक से मौसम ने करवट ली, बारिश होने लगी। उत्तर प्रदेश में बात की जाए, उत्तराखंड में बात की जाए, दिल्ली एनसीआर में बात की जाए, लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसानों की जो फसल है उस पर उसका प्रभाव पड़ा है और किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि फसल बर्बाद होने से किसान जो है वो परेशान हो गए हैं। काफी नुकसान जो है किसानों को उठाना पड़ रहा है। बारिश से आम की बौर भी खराब हो गई है। तो लखनऊ में मौसम का बदला मिजाज जो हम आपको बता रहे हैं, और जिसकी वजह से बारिश और ओलावृष्टि से फसल जो है वो खराब हो गई। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हुबल्ली में एमएसएमई प्रतिनिधियों की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उनसे चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने के लिए सुझाव मांगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार कर्नाटक को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हुबली एक स्टार्टअप हब के रूप में बदल रहा है। इसके अलावा पीयूष गोयल ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली स्टेशन का दौरा किया, जहां गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया और हाल के दिनों में किए गए सुधारों और भविष्य में सुधार की गुंजाइश के बारे में भी उन्हें जानकारी दी गई। तो एमएसएमई प्रतिनिधियों से बातचीत की पीयूष गोयल ने। हुबली दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। अगली खबर यूपी के कानपुर से। यूपी के कानपुर में करौली सरकार बाबा उर्फ संतोष सिंह भदौरिया विवादों में घिर गए हैं। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। सिद्धार्थ चौधरी ने केस दर्ज कराया है। सिद्धार्थ का आरोप है कि बाबा और उनके सेवादारों ने उनकी पिटाई की है। आपको बता दें कि करौली गांव में संतोष सिंह भदौरिया का आश्रम है। करौली सरकार के नाम से भी इसे जाना जाता है। उनके आश्रम में देश और विदेश से भक्त आते हैं। करौली सरकार के आश्रम में चमत्कार के माध्यम से लोगों के इलाज करने का दावा किया जाता है। राजस्थान के नागौर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक की नाक काट दी गई। इस मामले के सामने आते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई है और नागौर एसपी राममूर्ति जोशी के निर्देश पर आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक एक युवती को भगा कर ले गया था। इसी से नाराज होकर 4 भाइयों और पिता ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। बता दें कि लड़की के परिवार वालों ने पहले युवक का अपहरण किया और फिर इसके बाद युवक की नाक काटकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मेरे पास है भाई। आप लॉन्च कराते हैं, मेरे पास है भाई। बढ़ते अगली खबर की तरफ। बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह आर्य ने सीएम केसीआर पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार समाज के कमजोर तबके के लिए काम कर रही है, लेकिन सीएम केसीआर के राज में इन योजनाओं को कमजोर वर्ग तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। इसके बदले जो कमजोर लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, सरकार की तरफ से उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। तो कमजोर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष ने केसीआर पर निशाना साधा है कि केंद्र सरकार जो योजनाएं बना रही है, केसीआर के नेतृत्व में योजनाएं गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। आगामी दिनों में एक एजेंडा लेकर हम लोग चल रहे हैं। एक राजनीतिक प्रस्ताव यहां पास हुआ है। यहां की केसीआर की सरकार जो दलितों पर अत्याचार करते हैं उनको संरक्षण देती है। शराब कांड यहां पर हुआ है, गरीबों का पैसा इस सरकार के लोगों ने खाया है।
एससी का सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनता है, ब्लॉक पे नहीं बनता है, तहसील पर नहीं बनता है, असेंबली में नहीं बनता है। यहाँ एससी आयोग का अभी तक गठन नहीं किया है। यहाँ सफाई कर्मचारी आयोग बना ही नहीं है। हमें विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिन योजनाओं का लाभ यहाँ के दलित गरीबों को मिलना चाहिए, केसीआर की पार्टी के कारण वो नहीं मिल रहा है। वो भ्रम पैदा करते हैं एससी के लोगों में, दलितों को वर्गलाते हैं और एक तरफ संविधान बदलने की बात करते हैं और दूसरी तरफ अंबेडकर जी के स्टेचू लगाते हैं। तो एक तरफ ममता बनर्जी की सरकार में दलितों की हत्या की जाती है, 3,000 घर जलाए जाते हैं, उसी ममता बनर्जी से केसीआर हाथ मिलाते हैं। आप पार्टी के अध्यक्ष से केसीआर हाथ मिलाते हैं, वहां उनका उप मुख्यमंत्री शराब कांड करता है, घोटाला करता है, और यहाँ उनके परिवार के लोग ही शराब घोटाला करते हैं। ये गरीबों का पैसा खाने वाली सरकार है, ये संविधान को बदलने की बात कहने वाली सरकार है। इसको हटाने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद में स्वप्न लोक कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, जहां भीषण आग लगने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र में आग की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए प्रशासन और राज्य सरकार ने इन दुर्घटनाओं को रोकने के साथ साथ विशेष सावधानी रखने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मृतकों के 6 परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि आग की इस तरह की ये 14वीं घटना है। इलाके में हाल ही में 3 घटनाएं हुई हैं और इन हादसों में करीब 29 लोगों की जान जा चुकी है। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद तमिलनाडु के पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम कैंप में जश्न का माहौल है। इस दौरान पूर्व सीएम के आवास पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। दरअसल मद्रास उच्च न्यायालय ने एआईएडीएमके को महासचिव चुनने के लिए चुनाव करने आने की अनुमति दे दी है, लेकिन साथ ही 24 मार्च तक परिणामों की घोषणा करने से रोक दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 22 मार्च को कदमों और आवेदनों पर सुनवाई करेंगे और 2 दिन बाद वो फैसला सुनेंगे। तमिलनाडु सरकार ने 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के राजस्व घाटे में कमी आई है। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों में बड़े पैमाने के अनेक कल्याण योजनाएं चलाई गई। वित्त मंत्री ने बजट में चेन्नई से आधुनिक वैश्विक स्पोर्ट्स सिटी बसाने, डॉक्टर BR अम्बेडकर के काम में तमिल में अनुवाद करने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान करने और कोयम्बटूर मदुरई में मेट्रो रेल परियोजनाओं की भी घोषणा की। तमिलनाडु सरकार ने 2023-24 के लिए राज्य का बजट को विधानसभा में पेश किया। बजट भाषण शुरू होने से पहले मुख्य विपक्षी दलों ने सदन में हंगामा किया। इसी कड़ी में बजट सत्र शुरू होने से पहले पनाली स्वामी ने सरकार से मांग की, तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों को उचित सुरक्षा दी जानी चाहिए और सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार पहले कह रही थी कि सभी परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि केवल योग्य महिलाओं को ही इसकी सुविधा दी जाएगी। केरल के तिरुवनंतपुरम में विपक्ष के नेता VD सतीशन ने कहा कि सीपीआई को पहले सार्वजनिक रूप से पूरे एससी समुदाय से किसी ऐसे व्यक्ति को सीट देने के लिए माफी मांगनी चाहिए जो समुदाय से नहीं है, लेकिन फर्जी दस्तावेज पेश कर सदस्य बन गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि नामांकन दाखिल करते समय ही हमारे उम्मीदवार ने असहमति जताई थी। विधायक ए राजा एससी समुदाय से संबंधित नहीं है।
मदुरै में डेयरी किसानों का सरकार के विरोध में प्रदर्शन जारी है। इस कड़ी में डेयरी किसानों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर दूध गिराया। डेयरी किसानों की मांग है कि गाय के दूध का दाम 35 रुपए से 7 रुपए की बढ़ाने के साथ 42 रुपए और भैंस का दूध 44 रुपए प्रति लीटर किए जाने की वो मांग कर रहे हैं। डेयरी किसानों का कहना है कि उनका खर्च बढ़ गया है और सरकार भुगतान में देरी कर रही है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां डेयरी किसानों ने दूध को सड़कों पर ही बहा दिया। उनकी मांग है कि दूध के रेट को बढ़ाया जाना चाहिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एक ब्रेक रुकेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।